हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग फिजिकल मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन का फिफ्थ पार्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसमें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ फिल्ट्रेशन के बारे में। इससे पहले हमने ऑलरेडी चार वीडियोस रिकॉर्ड किए हुए हैं, जिसमें कि मैंने वेट स्टेरिलाइजेशन, ड्राई स्टेरिलाइजेशन और टिंडराइजेशन एंड रेडिएशन के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो मैं वीडियो के लास्ट में वो लिंक्स दे दूंगा वीडियो के, आप लोग चाहें तो वहाँ पे जाकर के डेफिनेटली उसको देख सकते हैं और अपनी नॉलेज को और ज़्यादा एनरिच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग फिल्ट्रेशन इंस्टॉलेशन के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें कि इसका पर्पस, टाइप्स ऑफ फिल्टर्स एंड किसके लिए ये सुटेबल होता है वो देखेंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं फिल्ट्रेशन के लिए एयर फिल्टर्स, राइट। क्योंकि हम लोग जब देखें, अगर अपनी लैब्स में जो क्लीन रूम्स होती हैं, जो भी हमारे जहाँ पे कि मीडिया प्रिपरेशन और इन सब का काम होता है, क्लीन रूम्स में हमें प्योर एयर या फिल्टर्ड एयर चाहिए होती है। एसी, आजकल आपने एसी के एड्स में सुना होगा, उसमें भी फिल्टर्ड एयर की बहुत बात होती है, बैक्टीरिया फ्री एयर, वायरस फ्री एयर की बात होती है। तो वहाँ पे भी एक्चुअली वो जो देना चाहते हैं या वो कहना चाहते हैं कि वो एयर को फिल्टर करके वहाँ पे दे रहे हैं, जिससे कि एसी से जो आने वाली एयर है वो बैक्टीरिया, फंगस, स्पोर्स और वायरस से फ्री होती है। देन कल्चर रूम्स, जैसा कि मैंने बताया, जहाँ हम बैक्टीरिया इनोकुलेट करते हैं या फिर माइक्रोवेव कल्चर्स को मेंटेन करते हैं, कल्चर करते हैं, पैसेजिंग करते हैं। वहाँ पे भी हमें क्लीन एयर चाहिए होती है। पूरे रूम में अगर हो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, जैसा कि BSL-3 और BSL-4 में रखा जाता है। देन बायोसेफ्टी कैबिनेट्स, आप लोग जो अपने लैब्स में हम लोग जो अपने लैब में बायोसेफ्टी कैबिनेट्स यूज़ करते हैं, उसमें भी हमें क्लीन एयर के लिए चाहिए होता है। तो वहाँ पे जो उसमें एयर हमें मिलती है, जो हम लोग बोलते हैं लैमिनार एयर फ्लो, क्योंकि वो एक डायरेक्शन में फ्लो करती है, लैमिनार एयर फ्लो। तो लैमिनार एयर फ्लो जो है वो एयर के फ्लो के डायरेक्शन की वजह से इसका ये नाम पड़ा है लैमिनार एयर फ्लो। लेकिन वो जो चैम्बर हम लोग जिसमें काम करते हैं वो क्या रहता है, बायो सेफ्टी कैबिनेट। ओके, तो यहाँ पे भी हमें फिल्टर्ड एयर या यूँ कहें कि माइक्रोब फ्री एयर की जरूरत होती है। ओके, नाउ हम लोग ये देख लेते हैं कि ये हमें मिलता कैसे है, हाउ वी गेट द माइक्रो फ्री एयर। तो माइक्रो फ्री एयर के लिए आपने डेफिनेटली ये नाम सुना होगा, हमें वहाँ पे चाहिए होता है हैपा फिल्टर। हैपा फिल्टर का फुल फॉर्म, ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि हैपा फिल्टर का पोर साइज क्या होता है, कितने परसेंट प्योरिटी मिलती है। तो आइए देखते हैं इन चीज़ों को। हैपा फिल्टर का फुल फॉर्म होता है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। ओके, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। नाउ इसमें जो पोर साइज होता है, जो इसमें पोर्स बने होते हैं, वो होते हैं 0.3 माइक्रोमीटर्स के। सो इट मीन्स कि ये मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स को फिल्टर कर सकता है। लेकिन अगर आप मेरा फर्स्ट वीडियो देखेंगे, एक आप अगर आप मेरा एक वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने इंटरनेशनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म डे पे बनाया हुआ है, तो उसमें मैंने टफेस्ट बैक्टीरिया, लार्जेस्ट बैक्टीरिया और स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया के बारे में बताया था। तो आप वो जाके देख सकते हैं वीडियो। सो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो होता है वो 0.2 माइक्रोमीटर का होता है, माइक्रोप्लाज्मा। वो यहाँ पे फिल्टर होकर के आ सकता है। ओके, नाउ यहाँ पे जो हमें प्योरिटी मिलती है एयर की, वो मिलती है हमें 99.99% प्योर एयर हमें यहाँ पे मिलती है। ओके, ये हुई बात हैपा फिल्टर की। अब बात करते हैं, अगर हमें और ज़्यादा प्योर एयर चाहिए तो उसके लिए एडवांस्ड फिल्टर होता है, इसका नाम है उल्पा। इसका फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लो पार्टिकुलेट एयर। ओके, अल्ट्रा लो पार्टिकुलेट एयर। और इसकी जो पोर साइज होती है ये होती है 0.1 माइक्रोमीटर। और इससे जो हमें एयर मिलता है वो हमें 99.999% प्योर एयर मिलता है। फाइन। ये हमने देख लिया कि एयर को फिल्टर करने के लिए हमारे पास क्या क्या होता है। चलिए अब देखते हैं लिक्विड के लिए। लिक्विड को फिल्टर करने के लिए, क्योंकि हम अपने लैब्स में जो है वो लिक्विड यूज करते हैं, आप चाहे वो कोई लिक्विड सॉल्यूशन बनाएं, आप मीडिया बना रहे हों या फिर कोई ऐसी चीज जो कि हीट से, यानी कि जो हमने प्रीवियस जो मेथड्स देखे जिसमें कि हम हीट का यूज कर रहे थे, ड्राई हीट या वेट हीट, जो हम हीट से स्टरलाइज नहीं कर सकते हैं, उनके लिए बेस्ट मेथड होता है फिल्टरेशन। क्योंकि अब रेडिएशन स्टरलाइजेशन की असेंबली हर एक पे लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
और ये इजीली अवेलेबल हो जाता है और इसको हम स्मॉल स्केल पे या लार्ज स्केल पे भी कर सकते हैं। सो लिक्विड फ़िल्टर करने के लिए हमारे पास जो यहाँ पे प्रेज़ेंट होता है 2 मेथड्स हमारे पास होते हैं लिक्विड फ़िल्ट्रेशन के लिए। लिक्विड फ़िल्ट्रेशन के 2 मेथड्स हैं, एक होता है मेम्ब्रेन फ़िल्टर और दूसरा होता है सिरिंज फ़िल्टर्स। तो मेम्ब्रेन फ़िल्टर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेम्ब्रेन फ़िल्टर्स मैंने यहाँ पे एक इमेज रखा हुआ है। ये जो सेटअप है नीचे की बॉटल नहीं, नीचे की बॉटल को आप छोड़ दें तो ये जो ऊपर का सेटअप आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये होता है मेम्ब्रेन फ़िल्टर। अब इसमें फ़िल्टर कैसे होता है तो यहाँ पे आप जो ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये एक वैक्यूम पंप से अटैच होता है, वैक्यूम पंप। ये जो वैक्यूम पंप है वो यहाँ से एयर को इस पूरे चैम्बर से एयर सक कर लेता है और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ पे हम अपना सॉल्यूशन जिसको हमें फ़िल्टर करना है वो हम ऐड करते हैं एंड इतने से नहीं काम चलता, यहाँ पे इस जगह पे हम फ़िल्टर लगाते हैं। मेम्ब्रेन फ़िल्टर सेपरेटली आते हैं, अलग-अलग पोर साइज़ के होते हैं, अलग-अलग मटेरियल का होता है। आपने वॉटमैन फ़िल्टर पेपर सुना होगा, अपनी लैबों में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है। वॉटमैन फ़िल्टर पेपर के कई सारे टाइप्स होते हैं, वॉटमैन फ़िल्टर पेपर 1, 2, 3, 4। तो ये जो कैटेगराइज़ेशन है वो उसके पोर साइज़ के बेसिस पे है। ओके, सो वॉटमैन फ़िल्टर पेपर सर्कल्स के फॉर्म में कटे-कटे आते हैं, वो हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं, फिर ये असेंबली कंप्लीट करते हैं और यहाँ पे इस जगह पे अपना जो भी लिक्विड आपको फ़िल्टर करना है वो यहाँ पे हम फ़िल कर देते हैं। और इसके बाद वैक्यूम पंप को आप स्टार्ट करते हैं। वैक्यूम पंप स्टार्ट करने के बाद वो यहाँ पे फ़िल्ड वैक्यूम क्रिएट करता है जिसकी वज़ह से कि इसमें जो लिक्विड है वो ईज़िली फ़िल्टर होकर के आपके बॉटल में नीचे कलेक्ट हो जाता है। ओके, तो ये हमारा मेम्ब्रेन फ़िल्टर है। ओके, और इसमें ये जो सेटअप है ये अ, ऐसे मटेरियल का बना होता है जिसको कि आप ईज़िली इस पूरे सेटअप को ऑटोक्लेव भी कर सकते हैं। ओके, तो ये ऑटोक्लेवेबल होता है। नेक्स्ट आते हैं सिरिंज फ़िल्टर पे। सो सिरिंज फ़िल्टर जो है, ये जो आप यहाँ पे इमेजेस देख रहे हैं, ये सारे के सारे ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सिरिंज फ़िल्टर हैं। सिरिंज फ़िल्टर हमारे पास जो होते हैं वो या तो ये नॉन स्टेराइल होंगे, ओके, या फिर ये प्री स्टेराइल होते हैं। नाउ आपने अगर अपनी लैब में देखा होगा, अगर नहीं ध्यान दिया है तो आप जा कर के एक बार लैब में देखिए अपने। अगर आपको एक बॉटल एक प्लास्टिक जार में बहुत सारे फ़िल्टर्स आपको एक साथ डाले हुए हैं, तो आप मान के चलिए वो नॉन स्टेराइल है, ओके? वो नॉन स्टेराइल होते हैं फ़िल्टर्स। लेकिन आपने दूसरे टाइप के जो फ़िल्टर्स ये आते हैं, वो सिंगल पैकिंग में आता है और वो अ, एक एक पैकेट में एक फ़िल्टर जो है वो पैक्ड होता है, सील्ड होता है। तो वो सारे जो होते हैं वो गामा इरेडिएशन के थ्रू वो प्री स्टेराइल किए हुए होते हैं। एंड प्लीज़ रिमेंबर कि हम इनको ये जो सिरिंज फ़िल्टर्स होते हैं, इनको हम ऑटोक्लेव नहीं करते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने इसको ऑटोक्लेव किया रीयूज़ करने के पर्पज़ के लिए, तो पहली बात तो कि हमें इसको रीयूज़ नहीं करना चाहिए। ये सिरिंज फ़िल्टर्स रीयूज़ेबल नहीं होते हैं। ओके? और अगर आप इसको ऑटोक्लेव करने जाएँगे तो इट मे बी पॉसिबल कि वो श्रिंक कर जाएगा, वो हाई हीट पे मेल्ट हो जाएगा, राइट? तो आपको ये स्टेराइल नहीं आपको ये नॉन स्टेराइल या प्री स्टेराइल फॉर्म में मिलता है, ऑटोक्लेव नहीं करना होता है। एंड ये आपको जो सिरिंज फ़िल्टर्स हैं, ये अलग-अलग साइज़ में और पोर साइज़ में मिलते हैं। सो साइज़ की अगर हम बात करें, तो ये हमें जो मार्केट में आपको अवेलेबल होगा वो 13 एमएम, 25 एमएम एंड 33 एमएम। ओके, तो ये जो मैं कह रहा हूँ वो कैसे कह रहा हूँ, जैसे ये जो है, ये जो साइज़ है इसकी जो डायमीटर है 13 एमएम, ओके, इससे थोड़ा-सा बड़ा 25 एमएम और सबसे बड़ा 33 एमएम। ये 3 जो हैं 3 डिफरेंट साइज़ेज़ में ये मार्केट में अवेलेबल होता है एंड इसकी जो पोर साइज़ होती है, इसकी जो पोर साइज़ होती है वो या तो 0.22 माइक्रोमीटर के साइज़ में होता है या फिर 0.45 माइक्रोमीटर के साइज़ में होता है। ओके, सो 0.22 या 0.45 माइक्रोमीटर साइज में ये अवेलेबल होता है एंड इनकी भी एक कैपेसिटी होती है जिससे कि बियॉन्ड अगर आप जाएँगे तो जो फ़िल्टर पेपर इसके अंदर डला होता है वो चोक हो जाएगा और आपको फ़िल्टर करना बहुत मुश्किल होगा, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, राइट?
तो ये आप देखो यहाँ पे हम लोग इसको यूज़ कैसे करते हैं। सो सिरिंज की जो ओपन एंड होती है, उसमें हम जो वाइड एंड होता है फ़िल्टर का उसको फिट करते हैं, और जो स्मॉलर एंड होता है, नैरो एंड, उससे हमारा सॉल्यूशन बाहर आता है। ओके, सो आई होप आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कि ये कौन से मटेरियल का बना होता है। तो ये जो सिरिंज फिल्टर्स होते हैं, जैसा मैंने बताया, मेम्ब्रेन फिल्टर जो है वो यूजुअली वॉटमैन फिल्टर पेपर का बना होता है। ये जो सिरिंज फिल्टर है, इसकी जो हाउसिंग होती है, यानी कि इसमें भी होता तो वॉटमैन फिल्टर ही है, लेकिन इसका जो हाउसिंग मटेरियल है, ये जो प्लास्टिक मटेरियल जिसके अंदर इसको डाला गया है, वो कई तरह के मटेरियल, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बने होते हैं, लाइक पीवीडीएफ, जिसको कि पॉलीविनाइलिडीन भी बोलते हैं, polyvinylidene filters, then cellulose acetate filters, nylon filters, okay, then polytetra polytetrafluorethylene, PTEF, polytetrafluorethylene, and lastly polyether sulfonate, polyether sulfone, not sulfonate, polyether sulfone। ये 5 कॉमनली अवेलेबल मटेरियल्स होते हैं, जो कि हमारे लैब में आपको जो फ़िल्टर्स मिलेंगे वो इन 5 में से किसी एक के होंगे। आपको उस पे लिखा हुआ मिल जाएगा, अगर आप कल अपनी लैब में जाके देखें, आपको उस पे मिलेगा लिखा हुआ कि वो पीवीडीएफ का बना हुआ है, या नायलॉन का बना हुआ है, या पीईएस का है, या पीटीएफई का है। ओके, और उसी पे आपको उसकी पोर साइज़ भी मेंशन मिल जाएगी, 0.22 माइक्रोन का है या 0.45 माइक्रोमीटर का है। ओके, अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स, इसका क्या यूज़ है, पर्पस क्या है? तो मैं आपको जस्ट एक ब्रीफली बता दूँ कि जैसे अपने हम अगर बात करें पीवीडीएफ का, ओके? सो पीवीडीएफ जो है, ये सूटेबल होता है उन सभी सॉल्यूशंस के लिए जो कि 1 से लेकर के सॉरी, जो अपना पीएच है, वो 1 से 14 तक के रेंज के किसी भी सॉल्यूशन के लिए ये सूटेबल है, एंड ये वेरी रेजिस्टेंट होता है, ये वेरी रेजिस्टेंट किसके लिए? कोरोजन के लिए। इट मीन्स कि जो केमिकल्स, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं हमारे, जिस भी पीएच के हों, वो आपका ये जो प्लास्टिक है, जो हाउसिंग मटेरियल है पीवीडीएफ, ये उसमें कोरोड नहीं होता है, यानी कि उसकी लीचिंग जो है वो नहीं होती है। आप कह सकते हैं कि ये बहुत ही रेजिस्टेंट होता है लीचिंग के लिए। ओके, देन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स इसको डिग्रेड नहीं कर सकते हैं, दैट्स व्हाई हम लोग इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं पीवीडीएफ मेम्ब्रेन को। पीवीडीएफ मेम्ब्रेन को केमिकली रेजिस्टेंट है, इससे हम एयर और गैसेस को भी फिल्टर कर सकते हैं, और ये 1 से लेकर के 14 पीएच तक के किसी भी सॉल्वेंट को आप इससे फिल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं सेलुलोज एसीटेट में। तो सेलुलोज एसीटेट जो है, उससे आप बायोलॉजिकल मटेरियल्स, एंजाइम्स, एक्वस सॉल्यूशंस, और इन सबको हम यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हैं। इसकी जो पीएच रेंज होती है, वो नैरो होती है। 3 टू 7 पीएच के जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, आप उससे इसको फ़िल्टर कर सकते हैं। इट मीन्स कि बेसिक सॉल्यूशंस अगर आपके पास हैं, तो उसके लिए सेलुलोज एसीटेट मेम्ब्रेन नहीं है। बेटर है कि आप उसको ना यूज़ करें, अदरवाइज़ वो जो मटेरियल है सेलुलोज एसीटेट, उसकी लीचिंग हो सकती है, वो आपके सॉल्यूशन को कंटामिनेट कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा नायलॉन। सो नायलॉन जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के लिए यूज़ होता है। इसका जो पीएच होता है वो 3 से लेकर के 14 रेंज तक के जो पीएच सॉल्वेंट्स होते हैं, उसको उसके लिए सूटेबल है ये। और अल्कलाइन सॉल्यूशंस के लिए स्पेशली, जो अपना एज़ आप देख रहे हैं कि 3 टू 14, तो अल्कलाइन सॉल्यूशंस के लिए ज़्यादा प्रेफ़र किया जाता है। ये कंपैरेबली लेस लीचिंग देता है कंपेयर टू अदर मटेरियल्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा PTFE, दैट इज़ फ्लोरीथाइलिन। ये अगेन ये भी पीवीडीएफ की तरह ही 1 से लेकर के 14 पीएच तक के रेंज के किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को हम इससे फिल्टर कर सकते हैं। ये भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के लिए रेजिस्टेंट होता है, और किसी भी सॉल्यूशन को आप इससे फिल्टर कर सकते हैं। लीचिंग इसमें भी मिलने के चांसेस नहीं है। ओके, यहाँ पे तो आपको कौन-सा यूज़ करना चाहिए अगर आप अपने रिसर्च पे, आपको अपनी लैब में मँगवाना है, या फिर अगर आप कल को सोच रहे हैं कि मैं कौन से यूज़ करूँ, तो आप पीवीडीएफ या पीईएस को रिकमेंड आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बायोलॉजिकल मटेरियल्स के लिए सेफ है, रेंज इसकी ज़्यादा है, कोरोसिव नहीं है, लीचिंग बहुत कम होती है इसके अंदर,
और जो हमारे जो बायोलॉजिकल मटेरियल में जो प्रोटीन्स होते हैं उनके लिए ये उससे बाइंडिंग शो नहीं करता है बहुत ज़्यादा, दैट्स व्हाई ये ज़्यादा सूटेबल है बायोलॉजिकल मटेरियल्स के लिए। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। लिक्विड के लिए हम लोग जो है मेम्ब्रेन और सिरिंज फिल्टर की मैंने आपको यहाँ पे कितने डायमीटर का साइज़ कितने डायमीटर का आता है वो बता दिया। इसमें जो साइज़ेज़ आते हैं फिल्टर का पोर साइज़, ये जो है 0.22 माइक्रोन और 0.45 माइक्रोन ये पोर साइज़ है, यानी कि इतने साइज़ तक के मटेरियल्स जो हैं वो आप इसमें फ़िल्टर कर सकते हैं, राइट? देन हमने ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स से बने होते हैं इनकी हाउसिंग वो देख लिया। और इसमें से पीवीडीएफ और पीईएस जो है वो ज़्यादा सूटेबल होता है बायोलॉजिकल मटेरियल के फिल्ट्रेशन के लिए। सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। और जैसा कि हमने शुरू में ही बात कर दिया कि फिल्ट्रेशन इंस्टॉलेशन किसके लिए सूटेबल है। जो भी मटेरियल हीट सेंसिटिव है, जिसको हम हीट के थ्रू स्टरलाइज़ नहीं कर सकते हैं, देन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, एंजाइम्स, प्रोटीन्स, ये सभी जो हीट सेंसिटिव हैं, उनके लिए फ़िल्टर स्टरलाइज़ेशन जो है वो ज़्यादा सूटेबल होता है। ओके, तो ये मैंने डिस्कस कर लिया फार्मास्यूटिकल कंपोनेंट्स के लिए, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के लिए, सॉल्यूशंस के लिए, बायोलॉजिकल मटेरियल्स के लिए। यस, यहाँ पे बायोलॉजिकल मटेरियल्स, बायोलॉजिकल मटेरियल्स, प्रोटीन सॉल्यूशंस ईटीसी के लिए ये बहुत ही सूटेबल है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। आपको आई होप कि मैं आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो बना करके दे पा रहा हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर मेंशन करिए। फिजिकल स्टेरिलाइजेशन मेथड में ये हमारा लास्ट वीडियो था जो कि 5 पार्ट में बना हुआ था। अब हम लोग नेक्स्ट जाएँगे केमिकल मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन के ऊपर। उसके ऊपर अब मैं 4 या 5 सीरीज़ में उसके उसके ऊपर वीडियोज़ लेकर के आऊँगा। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।